तो दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी लाइफ पर स्वागत है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमपी की सीरीज। इसमें हम एमपी पूरा पढ़ेंगे, यानी कि एमपी के इतिहास से लगाकर जो स्वतंत्रता के बाद जो मध्य प्रदेश का गठन हुआ वो सारी घटनाएं पढ़ेंगे और एक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, एक रोचक ढंग से हम पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस वीडियो की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोड के साथ करते हैं। मोटिवेशनल कोड आप देख रहे हो बोर्ड पे लिखा हुआ है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। इसका मतलब ये है कि पढ़ाई तो हम सारे कर रहे हैं, अगर हम अपने कॉन्टेक्स्ट में करें कि हम सारे पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब कोई एक रहेगी तो मिलेगी उसी को जो सही तरीके से या सही ढंग से पढ़ाई करेगा। तो हमारा यही एक मोटिव रहेगा कि हम उस तरीके से पढ़ें, इतने अच्छे तरीके से पढ़ें कि हम जो एक बार पढ़ लें वो भूले नहीं, यानी कि हम एक बार जो हमने पढ़ लिया उसकी हमें टेंशन ना हो। तो उसके लिए भी मैं आपको लास्ट में फॉर्मूला बताऊंगा कि हम कैसे पढ़ेंगे। तो जो हमारा वो रहेगा याद करने का जो तरीका है, कैसे कर रखना चाहिए, कैसे हमको बोलना चाहिए, वो सारी चीजें हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि हम एमपी को पढ़ेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम एमपी का इतिहास पढ़ेंगे। मेरा मानना है कि हम अगर कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या कोई सी भी चीज हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उसका इतिहास देखना चाहिए। एमपी को बात आती है कि एमपी को हम पढ़ेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम एमपी का क्या पढ़ने वाले हैं, मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ने वाले हैं। यहां से क्वेश्चन उठ के आते हैं, चाहे आप एमपी कांस्टेबल देख लो और एमपी कांस्टेबल के बाद आप एसएससी की कोई एग्जाम देख लो, पटवारी की एग्जाम देख लो, या हमारी एमपीपीएससी की एग्जाम देख लो, जो हमारा मेन मोटिव है। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन उठ के आते हैं वो बहुत ही डीप लेवल से उठ के आने लग गए आजकल, क्योंकि आपने पता है कि कितना कंपटीशन लेवल है। तो उस हिसाब से जो क्वेश्चन आते हैं बहुत डीप से उठकर आते हैं, तो बच्चों से बन नहीं पाते। तो इसलिए हमको क्या करना है कि बहुत डीपली पढ़ना है और जो पढ़ना है उसको भूलना भी नहीं है। ठीक है, तो हम मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास के बाद हम वहीं पर हम जो पाषाण काल से लेकर पढ़ेंगे और पाषाण काल से लेकर हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का गठन, यानी स्वतंत्रता के बाद तक का। ठीक है, उसके बाद हम नदियां, पर्वत, पठार, मध्य प्रदेश का भूगोल, ये सारी चीज पढ़ लेंगे। तो हम देख रहे थे कि हमारा पढ़ने का जो क्रम रहेगा वो क्या रहेगा। पहले इसको मिटा दिया जाए पूरे को। चूंकि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो उसका एक मैप बना लेते हैं, एक रफ मैप बना लेते हैं। आपको भी ये सीखना चाहिए, क्योंकि आप जब एग्जाम देंगे, कोई से भी एग्जाम देंगे, आप मेंस लिखेंगे एमपीपीएससी का, तो वहां पर इस डायग्राम की बहुत जरूरत होगी। तो ये आपको रफ तरीके से बनाने आना चाहिए, कोई परफेक्शन की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से बनाते सीख सकते हैं। केवल ऐसा लगना चाहिए कि एमपी का मैप है, ऐसा नहीं कि कुछ और ही जहाज वगैरह लगता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा याद रखना है कि एमपी का मैप ही बने, थोड़ा सा वो एक आपको रखना है। ठीक है, ये हमारा बन गया एमपी का। तो ये हमारा एक रफ मैप हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम की पॉइंट देख लेते हैं, हमारे की पॉइंट क्या रहेंगे। तो सबसे पहले हम इतिहास को देखेंगे, क्या देखेंगे, इतिहास के बाद हम देख लेंगे मध्य प्रदेश का गठन। मध्य प्रदेश के गठन के बाद हम देख लेंगे कि मध्य प्रदेश की नदियां, जहां से क्वेश्चन बनते रहते हैं, नदियां। नदी के बाद इसकी भौगोलिक स्थिति देख लेंगे हम, भौगोलिक स्थिति। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, बाकी ये टॉपिक भी हम आपको बताते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये हमारा क्रम रहेगा। सबसे पहले हम इतिहास को देखने वाले हैं। चूंकि इतिहास एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको ही खत्म करने में हमको कम से कम 15 से 20 दिन लग जाएंगे, क्योंकि अच्छे से पढ़ना है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमको पढ़ना है। तो आज हम मध्य प्रदेश का एक नॉर्मल परिचय आपको देते हैं कि मध्य प्रदेश कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, मध्य प्रदेश में इसकी कौन कौन सी कर्क रेखा है, इसकी सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सबसे पूर्वी कौन सा है और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। तो एक नॉर्मल सा मैं आपको बेसिक सा बता देता हूँ कि हम पढ़ने कैसे वाले हैं या क्या पढ़ने वाले हैं।
तो ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है। एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से, जैसे कि आपने कभी मध्य प्रदेश को सुना ही नहीं है उस हिसाब से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा भारत है। भारत का मैं एक रब में बताता हूं आपको। तो ये मान लीजिए कि मानना ही पड़ेगा क्योंकि इतना अच्छा तो नहीं बना है, लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि आप आराम से देख सकते हैं ये हमारा भारत है, ठीक है। तो भारत में यहाँ का ही जो हमारा मध्य प्रदेश विद्यमान है, यहाँ का हमारा मध्य प्रदेश विद्यमान है। इस साइड आप देखेंगे तो राजस्थान मिलेगा, इस साइड उत्तर प्रदेश मिलेगा आपको, यहाँ का छत्तीसगढ़, यहाँ महाराष्ट्र, यहाँ गुजरात, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे जो सीमाएं, तो ये हमारा पूरा प्यारा भारत देश है। और भारत देश में जो बीचों बीच, इसको हृदय प्रदेश भी इसलिए बोला जाता है क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल बीचों बीच हमारा मध्य प्रदेश है। और इस मध्य प्रदेश को मैंने यहाँ उतार दिया है, तो मैं एक एरो बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है। ये अब ये हमारा मध्य प्रदेश है। इसमें कितने जिले हैं? तो इसमें पूरे की पूरे टोटल 52 जिले शामिल है ना, 52। इस तरह से मैं आपको समझाने वाला हूँ, बिल्कुल बेसिक से मैं समझाऊंगा और मैं पूरी कोशिश लगाऊंगा। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमारी बेसिक बात हो गई और भी हम मध्य प्रदेश को अच्छे से समझेंगे, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं कि वो ट्रिक क्या है जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप उससे हमेशा कोई सी भी चीज याद रखने वाले हो, ठीक है। तो वो ट्रिक क्या है कि हम हमेशा किसी भी चीज को भूले नहीं, ठीक है। तो इसका एक ही आइडिया है कि आपको बार बार रिवीजन करना है। अब आपको मैं ट्रिक बताता हूं। तो ध्यान से देखना। अब आपको चीजों को याद कैसे करना है, उन चीजों को मैं सिखाने वाला हूं। तो आपको करना ये है कि आपको पहले सबसे पहले कोई सा भी एक टॉपिक उठाना है, उसको अच्छे से, बहुत ही अच्छे से आपको मेमोराइज करना है, ठीक है। आप मेमोराइज कैसे करोगे? तो आपको सबसे पहले एक टॉपिक उठाना है, उसको अच्छे से मेमोराइज करना है, फिर बिना देखे आपको उसको बोल के देखना है कि हाँ अपने को वो चीजें बन रही है कि नहीं बन रही, या उसको आप क्वेश्चन फॉर्म में भी कर सकते हो। यानी कि आपने कोई चीज पढ़ी और लिख लिया कि मान लो आपने पढ़े नदियां, तो आपने लिख लिया कि बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, तो आपने देख लिया बेतवा नदी रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी लिख लिख कर भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले करना है याद, मेमोराइज, ठीक है। पहले आप कहोगे मेमोराइज, ठीक है। ये फर्स्ट डे हो गया अपना, मेमोराइज कर लिया फर्स्ट डे, ठीक है। फर्स्ट डे अपन ने क्या कर लिया, मेमोराइज कर लिया, ठीक है। फिर आपको इसको क्या करना है, 24 घंटे के अंदर अंदर, 24 घंटे के पहले ही मान लो आपको इसको रिवीजन करना है। पहला रिवीजन आपका लगना चाहिए 24 घंटे के अंदर। तो यहां मैं लिख देता हूं फर्स्ट रिवीजन। तो जो पहला रिवीजन आपका होगा वो होगा फर्स्ट रिवीजन अंडर 24 आवर, यानी कि आपको 24 घंटे के अंतर्गत उसको एक बार पढ़ लेना है। जिसको आपने अच्छे से याद कर चुके, तो आप जिसको अच्छे से याद कर चुके उसको 24 घंटे के अंतर्गत आपको एक बार पढ़ लेना है। फिर आपको क्या करना है, उसका फर्स्ट रिवीजन जो आपने 24 घंटे के अंदर लगा लिया, आप उसका दूसरा रिवीजन जो है आप उसको लगाना तीसरे दिन आपको लगाना दूसरा रिवीजन। आपका सेकेंड रिवीजन कब होना चाहिए, तो आपका जो सेकेंड रिवीजन होना चाहिए वो होना चाहिए थर्ड डे। तीसरे दिन आपका दूसरा रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। और आपका उसके बाद क्या करना है, एक 7वें दिन रिवीजन लगाना है और फिर लगाना है 15-15 दिन में, ठीक है। आपको ये नहीं समझना है कि बस हमने इतना लगा लिया, आपको हर 15वें दिन उसको अच्छे से याद करना है, उसको अच्छे से मेमोराइज करना है। तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। और कोई महान व्यक्ति बोल गए हैं कि अगर कोई भी चीज हमको पढ़नी है तो उसका सबसे पहली बात है कि हम अगर सोचे कि हमें पुराना पढ़ना है या रिवीजन करना है, तो हमें हमेशा ही रिवीजन वाला ऑप्शन चूज करना चाहिए, क्योंकि जो हमारी सफलता है वो हमारे रिवीजन पर डिसाइड करती है, ना कि हमारे नई नई चीजें हम पढ़ते रहे। हमको याद भी होनी चाहिए चीजें, तो अच्छे से मेमोराइज करना है आपको। तो आपको देख लिया कि सेकंड रिवीजन कब होना चाहिए, थर्ड डे होना चाहिए। थर्ड रिवीजन जो होना चाहिए वो हो जाए 7 डे, 7वें दिन होना चाहिए। और उसके बाद 15-15 दिनों में आपको उसका रिवीजन करते रहना है, ठीक है। 15-15 दिनों में आपको रिवीजन करते रहना, ठीक है। तो यहीं पर मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी पहला जो प्रयास है वो अगर आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।